जी, जय हिंद, नमस्कार। सुदर्शन सिविल सर्विस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे थे, अधिगम को हम पढ़ रहे थे। अधिगम को अब हम कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं और हम आज तीसरा पार्ट अधिगम का देखेंगे। हमने अधिगम क्या होता है समझ लिया था। अधिगम का अर्थ है सीखना, जिसके कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आए। तो ये बात हम कर चुके हैं। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, अधिगम के स्तर की बात कर ली थी हमने, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को हमने सर्वश्रेष्ठ बताया था। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्तर। ठीक है, चलिए स्तर को ही देख लेते हैं। बचा हुआ था अधिगम के स्तर। ठीक, अनुक्षेत्र कंप्लीट हुए थे हमारे, अधिगम के अनुच्छेद कंप्लीट हुए थे। अधिगम के स्तर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अधिगम के स्तर की अगर बात करें तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम अधिगम के स्तर की बात करें तो अधिगम के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। अधिगम के कितने स्तर बताए गए हैं? 3 स्तर। तीनों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्तर है स्मृति स्तर। देखिए अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है अपनी, लेकिन आप यहां देखेंगे तो स्मृति स्तर जैसा हमको समझ में आ रहा है। स्मृति, स्मृति मतलब याद रखना। ठीक, तो अधिगम के 3 स्तर में स्मृति स्तर एक ऐसा स्तर है जिसमें चीजें रटवाने की बात की जाती है। ठीक है, चीजें रटवाने की बात की जाती है और ये अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है ये, और अगर हम बात करें तो केवल की पॉइंट की यहां बात करते हैं। ठीक है, तो कल भी हमने बात कर ली थी, फटाफट से ब्रीफ ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षण का निम्नतम स्तर है, कल देखा था हमने। ठीक, इसमें अभिप्रेरणा बाह्य होती है। मोटिवेशन कैसा होता है? बाह्य होता है। ठीक है, चलिए ये शिक्षक केंद्रित होता है और इसमें रटने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें रटने को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तो हमने बात करी ली थी कल। ठीक, अधिगम के बोध स्तर की बात की थी हमने कि अधिगम के बोध स्तर किसने दिया था? मॉरिसन साहब ने दिया था। ठीक है, तो इसको मॉरिसन मॉडल भी कहते हैं। हमने बात की थी यह स्मृति स्तर से उच्च एवं चिंतन स्तर से निम्न का मामला है। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। ये कल हो चुका है हमारा पिछला वीडियो, आप विजिट करें इसके संबंध में। ठीक है, तो बच्चे की समझ को तथ्यों की समझ के बीच का अगर हम बात करें तो इस संबंध की बात करते हैं ना, तथ्यों की तथ्यात्मक संबंध की बात करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ भी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा कैसी होती है? बाह्य, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। फिर बात की थी हमने चिंतन स्तर। चिंतन में हमने बात की थी कि चिंतन स्तर कैसा होता है? समस्या समाधान पे बेस्ड होता है ना, समस्या समाधान पे बेस्ड होता है, जिसमें एनालिसिस किया जाता है, चिंतन किया जाता है और हम बोलते हैं कि ये अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर माना जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख एवं उत्कृष्ट, ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रमुख एवं उत्कृष्ट और उच्च स्तर इसको माना जाता है। आपको लग रहा होगा सर फटाफट फटाफट बता रहे हैं। देखिए ये चीज हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, इसलिए केवल रिकॉल कर रहे हैं और हमारा नया टॉपिक जैसे आता है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे यह स्तर अधिक विचारपूर्ण एवं समस्या समाधान पर आधारित होता है ना। समस्या का समाधान अगर आप चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप अपने टीचर से पूछेंगे। अगर कोई सवाल जवाब वाला मामला होगा कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, या किसी से भी आप सीखते हैं तो ये किस पे आधारित है? चिंतन पे आधारित, जिसमें समस्या आती है और शिक्षक उसका समाधान करता है। तो ध्यान रखना, समस्या समाधान मूल चीज होती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त विकास स्तर देखिएगा, जनरली देखा जाए तो 3 ही अधिगम के स्तर बताए गए हैं। इस चौथे स्तर को बाद में जोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ना, मॉरिस एल बिग्गी ने 1776 में एक स्वायत्त अधिगम स्तर को जोड़ा, जो अधिगम स्तर का चौथा स्तंभ बना। देखिएगा इसमें होता क्या है? स्वायत्त, समझ में आ रहा है ना, स्वयं से, है ना। प्राइवेट करते हैं कि स्कूल की आवश्यकता नहीं, टीचर की, शिक्षक की आवश्यकता नहीं, प्राइवेट मामला। तो ये स्वायत्त है, स्वयं से होने वाली बात कही जाती है इसमें। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा कैसी रहेगी? अंदर से आएगी। स्वयं द्वारा क्या यहाँ शिक्षक की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो किस पे आधारित है? यह छात्र केंद्रित है ना। स्वायत्त में शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये कैसा है? छात्र केंद्रित रहे। तो सबसे पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या बनेगा कि भैया अधिगम का यह स्तर छात्र केंद्रित होता है। दूसरी बात करें तो इसमें शिक्षक की गुंजाइश न होने के कारण नकारात्मक अधिगम भी होता है ना। देखिए सीधी बात है, इसमें शिक्षक है नहीं, आप स्वयं से अभिप्रेरणा लेकर ये काम कर रहे हो, तो इसमें एक समस्या ये भी देखने को मिलती है आपकी कि ये हो सकता है रिजल्ट आपको नकारात्मक भी देखने को मिले, नेगेटिव भी मिले। ठीक है, इसमें छात्र की
आत्म भावनाओं को, है ना, जो मोटिवेशन होता है को बढ़ावा देने हेतु उस पर नेतृत्व या निर्देशन नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। मूल चीज क्या होती है, ना तो उसका कोई नेतृत्व करता है, ना ही कोई उसको निर्देश देता है, ये स्वायत्त है, वह स्वयं से सीख रहा है। ठीक है, तो ये मूल की पॉइंट है यहाँ पर। फिर अगर बात की जाए तो अधिगम की अवस्थाएं, यहां क्या बता रखा है कि अधिगम की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं आज हम अधिगम की अवस्थाएं। एक बालक के सीखने के दौरान उसके सीखने की गति कभी तेज कभी मंद रहती है, अर्थात अधिगम में उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसे अधिगम की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब एक बच्चा सीखता है तो उसके पूरे जीवन काल में सीखने के मामले में कभी उतार चढ़ाव, यानी कि कभी वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, कभी बीच में कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं। तो हमने जीवन को डिवाइड करके ये बताया है कि कौन सा समय कैसा होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न आएगा, यहां देखिएगा, है ना, अधिगम की अवस्थाओं में पहली अवस्था है जिसको बोला गया है प्रारंभिक अवस्था, है ना, यानी कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था की बात है। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं, शाला पूर्व शिक्षा हमने पढ़ा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे का 80 से 90% जो माइंड का विकास होता है ना, वो जो विश्लेषणात्मक चीजें या जो कहें कि उसका माइंड की प्रोसेसिंग जो होती है वो 90% कहाँ विकसित हो जाती है, बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाती है। इसीलिए जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको क्या माना जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो प्रारंभिक अवस्था है वहां बालक अधिक ऊर्जावान होने के कारण अधिक सीखता है ना, बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। आपने देखा होगा 4-5 साल तक का बच्चा, 3-4 साल का बच्चा कितना एनर्जेटिक होता है, तो थकता ही नहीं है, दिन भर खेलना कूदना सारी चीजें। तो कहा जाता है यहाँ बालक बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा चीजें सीखता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा भी यही देखने को मिलती है और सर्वाधिक सीखने की क्षमताएं भी यही देखने को मिलती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सीधा प्रश्न आता है, आप देखेंगे 2017 में तो पूछा गया है, शैशव अवस्था सीखने की आदर्श काल है, किसने कहा है? ये प्रश्न आया है ना, कि आदर्श काल है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। इसी प्रकार वॉटसन क्या कहते हैं कि शैशव अवस्था विकास का तीव्र काल है। वॉटसन साहब क्या कहते हैं कि शैशव अवस्था विकास का तीव्र काल है, जल्दी विकास होता है, यहाँ बहुत तीव्र, बहुत तेजी से बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखेंगे आप मध्य अवस्था बता रखी है। तो प्रारंभिक अवस्था बहुत तेजी से, मध्य अवस्था, इस अवस्था में बालक को थकान व आलस्य के कारण सीखने में कठिनाई होती है और इसमें अधिगम की गति मंद पड़ जाती है। अधिगम की गति क्या पड़ जाती है? मंद। ठीक, यहाँ बालक थोड़ा बड़ा हो चुका है, आलस्य भी आ चुका है, थकान भी आ चुका है, तो अब सीखने की जो क्षमताएं होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम कैसा पड़ जाता है? मंद पड़ जाता है, ये मध्यावस्था है। फिर बात करते हैं अंतिम अवस्था की। ठीक, तो अधिगम की जो अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में सीखने के दौरान ऐसा समय आता है जब अधिगम की गति तेज होकर चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ठीक है, ये ग्राफ में आगे आने वाली क्लासों में बताऊंगा आपको, अधिगम का ग्राफ बनते हैं, परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनसे। अभी आप समझिएगा, ये अंतिम अवस्था है जिसमें सीखने के दौरान ऐसा समय आता है जब वह अधिगम गति से तेज होकर और चरम सीमा पे पहुंच जाए। मतलब आप बहुत ही समझदार हो चुके हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, तो जब आप सीखने की प्रवृत्ति है वो बहुत तेज हो जाएगी आपने, क्योंकि आप बहुत एनालिटिकल हो गए हैं। तो जल्दी से सीखेंगे तो ग्राफ कैसे चलेगा? सीधा, है ना। और चरम सीमा मतलब एक अंतिम बिंदु तक आएगा जहां सीखने का अंत होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा विवादित प्रश्न लिखा है कि इसके बाद बालक सीखना बिल्कुल बंद कर देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हर एक बालक पर लागू नहीं होगा, ये हर एक बालक पर लागू नहीं होगा। प्रश्न यहीं से आता है, यहाँ देखेंगे नोट लगा है, अधिगम की अवस्थाएं सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक हमेशा सीखते रहते हैं, ये बात कही गई है। तो ये एक्सेप्शन भी है, सभी के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अधिगम की मूल रूप से 3 अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सीखने का कहां पर देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि आपका अधिगम की जो प्राथमिक अवस्था है, बाल्यावस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखेंगे अधिगम का स्थानांतरण। ठीक, ये भी अच्छा प्रश्न है। अधिगम का स्थानांतरण कहने का मतलब है जो आप सीखते हैं, है ना, वो ट्रांसफर कैसे होता है, कहां कहां काम देता है। ठीक, तो हम कहेंगे कि आपका सीखा हुआ ज्ञान एक परिस्थिति में जिस ज्ञान को आपने सीखा है, जो अधिगम आपने सीखा है, वो दूसरी परिस्थिति में भी आपका सहायक है या नहीं है, तो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
पर बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। देखते हैं, देखिए अधिगम का स्थानांतरण परिभाषा दी है, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, स्किल है ना, आदत, विचार आदि का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग है ना, दूसरी परिस्थिति में प्रयोग ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। समझे? ठीक, एक जो चीज आपने सीखी है वो दूसरी जगह काम आ रही है तो वही उसका अधिगम का ट्रांसफर हो रहा है। अब उसके तरीके बताए गए हैं, वहीं से आपका प्रश्न आएगा कि किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे एक परिभाषा होती है क्रो एंड क्रो की, है ना, ये तो पीछे छोड़ेंगे नहीं, आगे तक ग्राफ में पढ़ेंगे इनको। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? सीखने के एक क्षेत्र से सीखने के दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होने वाला ज्ञान ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, तो क्रो एंड क्रो बोल रहे हैं कि भैया जो एक क्षेत्र में आपने जो सीखा है वही ज्ञान आपके दूसरे क्षेत्र में भी काम आ रहा है, तो उसी को क्या कहा है ना, अधिगम का स्थानांतरण कहा है। एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान जो दूसरे क्षेत्र में काम आ रहा है। ठीक, तो अब टाइप देखते हैं कि स्थानांतरण के प्रकार कैसे होते हैं। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान ना, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत बनेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे हम। चलिए तो देखिए यहां पर क्या बता रखा है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। देखिए जैसा जैसा नाम है वैसा काम है। सकारात्मक मतलब आपने एक ज्ञान जहां सीखा है वो दूसरी जगह भी काम दे रहा है और पॉजिटिव वे में काम दे रहा है, सकारात्मक। नकारात्मक मतलब नकारात्मक, एक देखो, एक सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक हो गया, एक हो जाएगा शून्य। तीन सकारात्मक जो एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह भी काम दे रहा है। ठीक, नकारात्मक जो एक जगह आपने ज्ञान सीखा है, अब जब आप दूसरा ज्ञान सीख रहे हैं तो जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है वो बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण सहित बताऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा है शून्य अधिगम, कि आपने ज्ञान पीछे सीखा है, वो जो नया आप कुछ चीज कर रहे हैं तो ना तो उसमें काम आ रहा है पॉजिटिव और ना ही उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो वो कैसा आ जाएगा, शून्य स्थानांतरण। अब समझते हैं बड़ी आसान उदाहरणों से, देखते हैं। देखिए भैया, सकारात्मक या धनात्मक, तो हमने जैसे कहा था कि दूसरे क्षेत्र में सहायक, अच्छा जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सहायक हो तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। एक क्षेत्र में सीखा ज्ञान दूसरी जगह काम आ रहा है। कैसे आ रहा है सर? उदाहरण, गणित का ज्ञान भौतिकी में सहायक होता है, गणित जानते हैं तभी तो आप भौतिकी में है ना कैलकुलेशन वगैरह कर पाएंगे। हिंदी का ज्ञान संस्कृत सीखने में सहायक होता है, पहले आपको वहां का ज्ञान बहुत अच्छे से होगा तो संस्कृत सीखने में आसानी होगी। तो एक दूसरे में ये क्या हो रहे हैं, सहायक हो रहे हैं, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह। तो जब ऐसा पॉजिटिव मामला है, सहायक आए, तो क्या कहलाएगा, सकारात्मक। कोई भी उदाहरण हो सकता है। ठीक, नकारात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब जहां पे आपको नुकसान हो रहा है, नकारात्मक जहां माइनस में जा रहा है, नुकसान हो रहा है। देखिए, जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करे, कोई रुकावट उत्पन्न करे, कोई बाधा उत्पन्न करे, तो क्या होगा, वहां पर नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेगा जाएगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। ठीक है, सब कैसे होगा, जैसे देखिए इंग्लिश टाइपिंग करने वाला हिंदी टाइपिंग सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। बोले सर कैसे? उदाहरण के तौर पर आपने इंग्लिश कीबोर्ड पे अपने उंगलियां जमाई है ना, ए बी डी सी जो भी है, ठीक, अब आप हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं लेकिन बार बार आपको बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि आपको इंग्लिश का वर्ड याद आ रहा है। ठीक, तो पिछला ज्ञान नए ज्ञान में क्या उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो नकारात्मक हो गया क्योंकि आप बार बार हिंदी का शब्द टाइप करने जा रहे हो, आपको याद क्या आ रहा है, उंगलियों को इंग्लिश याद आ रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण बड़ा ही अच्छा है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण यहां दे रखा है कि भैया अमेरिका के ट्रक ड्राइवर को भारत में कार चलाने में बाधा होती है ना। बोलेंगे सर क्या बात है, ठंड लग रही क्या, गर्मी लग रही क्या? देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ पर ड्राइविंग सीट होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है, अमेरिका में उल्टी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो जब हमारा ड्राइवर किसी कार को चला रहा है तो वो इस साइड है, सामने उसको पता है कि मेरी कार इधर 4-6 फीट लंबी है। ठीक, अमेरिका का ड्राइवर चला रहा है तो उसकी ड्राइविंग सीट इधर है, उसको लगता है उसकी कार 4-6 फीट इधर लंबी है। तो कई बार अमेरिका वाला इंडिया में बैठेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भैया मैं इस साइड बैठा हूं या उस साइड, तो ठीक से कार नहीं चला पा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है ना, एक जगह सीखी गई चीज दूसरी जगह बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, नकारात्मक। ठीक है, चलिए, है ना, पावर पॉइंट पीपीटी बनाने वाला कैनवा में पीपीटी बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, एक जगह आपने अलग तरीके से सीखा, अब दूसरी जगह आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार वही तरीका याद आ रहा है, उत्पन्न कर रहा है बाधा। आया समझ में? ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अगला क्या है, शून्य स्थानांतरण, है ना, जो न तो बाधा उत्पन्न करे और न ही वो आपको सीखने में मदद करे, है ना। उदाहरण, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नए ज्ञान के अर्जन में न तो सहायक है और न ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। भैया न तो सहायक है वो और न ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक, जैसे
आप तैरना सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो ज्ञान सीखा है तैरने का, ठीक है, क्या वो दौड़ने में है ना आपकी सहायता करेगा? कोई कनेक्शन है नहीं, ना ही बाधा उत्पन्न करेगा, ना सहायक होगा। दूसरी बात करें, आप नाव चलाते हैं ना, किसी नाव चलाने का ज्ञान सीखा, तो क्या वो कार ड्राइविंग में सहायक होगा? नहीं। क्या वो कार ड्राइविंग में बाधा उत्पन्न करेगा? नहीं, उसका कोई संबंध है ही नहीं, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? शून्य स्थानांतरण। देखिएगा उदाहरण दिया है यहाँ, जैसे कि तैरने का ज्ञान दौड़ने की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, नाव चलाने का ज्ञान कार चलाने में सहायक नहीं होता है, ठीक। तो ना तो पॉजिटिव इंपैक्ट है ना ही नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक। बढ़ते हैं आगे, चलिए, अच्छा ठीक है। तो अधिगम यहीं तक, अगली क्लास में हम अधिगम के और स्तर और पिरामिड को सीखेंगे। तो इसी तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक ये वीडियो पहुंचे। आपको रेगुलर हमारे यहाँ क्लास मिलती रहेंगी, अलग अलग टीचर भी आते रहेंगे, तो आपको हमारे चैनल पे ऐसी क्लासेस डेली देखने को मिलेगी। ओके।